नीतीश के साथ बीजेपी ने कर दिया खेल, फिर होगा 2020 वाला धोखा। नीतीश के खिलाफ एनडीए का एक सहयोगी उतरेगा मैदान में। बीजेपी के करीबी पशुपति पारस बढ़ाएंगे नीतीश की मुसीबत। जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार देंगे पशुपति चिराग का भी करेंगे नुकसान। महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त जीत से विपक्षी दल तो परेशान दिख ही रहे हैं, उससे ज्यादा परेशानी में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू को अब डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी इस बार उनके साथ ही खेल ना कर दे, खास तौर पर जैसा खेल बीजेपी 2020 में नीतीश के साथ करती आई है वैसा ही इस बार दोबारा ना हो जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव का जादू भी जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। तेजस्वी की सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुट रही थी। वो एक दिन में 20-20 सभाएं कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान की एलजेपी ने, जो कहने को तो एनडीए के साथ थे, लेकिन चुनावों में चुन चुन कर उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अधिकांश उम्मीदवारों का कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन जुड़ रहा था, और जो काम चिराग पासवान ने 2020 में किया था वैसा ही काम इस बार उनके चाचा पशुपति पारस बीजेपी के लिए करने की तैयारी करते दिख रहे हैं, और जेडीयू के अंदर इसे लेकर अभी से बेचैनी दिखाई दे रही है। तो क्या है बीजेपी का बिहार में बड़ा दांव जिसे लेकर परेशानी में दिखाई दे रही है जेडीयू? इसी पर आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने हमेशा वफादारी की, लेकिन उन्हें इसका हमेशा नुकसान ही हुआ। रामविलास पासवान जब थे तो पशुपति पारस ही संगठन की पूरी जिम्मेदारी देखते थे। रामविलास पासवान के चुनाव को भी वो ही देखते थे। रामविलास दिल्ली की राजनीति करते थे तो पशुपति उनके लिए बिहार में जमीन तैयार करते थे। लेकिन जब रामविलास ने अपने बेटे चिराग को अपनी कुर्सी सौंपी तो चिराग और पारस के बीच शुरुआत से ही बनती नहीं दिखी। जब तक रामविलास पासवान जीवित थे तब तक पारस की एलजेपी में जमकर चलती थी, लेकिन जैसे ही पार्टी की कमान पूरी तरह से चिराग के हाथ आई, पारस किनारे कर दिए गए, जिसके बाद पारस ने बगावत कर दी, और इस बगावत का कारण था चिराग की नीति। चिराग एनडीए से दूर हो गए थे तो पारस ने चिराग से अलग होकर अपना गुट बना लिया और एनडीए में शामिल हो गए। वो मोदी सरकार के साथ चट्टान की तरह से खड़े रहे, जबकि इस दौरान जेडीयू, हम और वीआईपी जैसी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़कर चली गईं। पारस को मोदी सरकार में मंत्री तो बनाया गया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो बीजेपी ने पशुपति की जगह चिराग पर दाव लगाया। पशुपति पारस, जिनके पास 5 लोकसभा सदस्य थे, उन्हें एक सीट नहीं दी गई, लेकिन अब पशुपति पारस एनडीए से हिसाब किताब करने की तैयारी कर रहे हैं, और पारस के ये तेवर सबसे ज्यादा नीतीश को परेशान कर रहे हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आरएलजेपी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस भी वोट काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे। वैसे इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट ही हैं। वो कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोटों को काट तो सकते ही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पशुपति कुमार पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वो एनडीए से गायब हैं। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। कम से कम पशुपति को इस बात के लिए तो तैयार कर ही लेंगे कि जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार हो वहां पशुपति अपना उम्मीदवार ना उतारे। यानी जो खेल चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था, इस बार वो खेल पशुपति पारस नीतीश कुमार के साथ कर सकते हैं। फिलहाल तो पशुपति पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। वैसे एनडीए के लिए उन्होंने अपने दरवाजे अभी बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती हैं तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है कि विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। बिहार के राजनीतिक गणित पर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है।
पशुपति पारस की सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। वो बिहार बीजेपी से खुश नहीं है। वो बिना किसी समझौते के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार तो दिखते हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उसमें ये भी नहीं लगता कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तरजीह मिलेगी। हाँ, बीजेपी की तरफ से कुछ बड़ा ऑफर जरूर मिल सकता है, लेकिन बीजेपी चिराग को नाराज नहीं करेगी। ऐसे में पारस से क्या डील करेगी, इस पर जरूर संशय बना हुआ है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस को मना लेगी। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर पशुपति पारस ने नीतीश के साथ 2020 वाला वो ही खेल किया जो चिराग ने उनके साथ किया था, तो नीतीश कुमार के हाथ से बिहार का सीएम पद निकल जाएगा। क्योंकि 2020 की तुलना में इस बार एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा चुनाव में 220 सीटों का टारगेट रखा गया है। पहली बात तो यही कही जा रही है कि अगर एनडीए इस टारगेट को हासिल कर लेता है तो फिर नीतीश कुमार का सीएम बनना अपने आप खटाई में पड़ जाएगा। फिर बीजेपी एनडीए के दूसरे सहयोगियों की मदद से अपना सीएम बना लेगी। और दूसरा ये कि अगर सीटें कम होती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बीजेपी को छोड़कर सभी दलों को नुकसान पहुंचाया था। और अगर जनसुराज और पशुपति पारस की पार्टी ने बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों का नुकसान पहुंचाती है तो फिर ये तय है कि अगर महाराष्ट्र जैसे चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो सीएम पद पर ही महाराष्ट्र जैसा ही उलटफेर होगा। यानी नीतीश कुमार की जगह बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के आगे के रुख पर इस समय जेडीयू नजर बनाए हुए है। वैसे नजर तो चिराग पासवान भी बनाए हुए हैं, क्योंकि चिराग को भी पता है कि बीजेपी चुनावों के समय सीट बंटवारे को लेकर उन पर पशुपति पारस की मदद से दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि पशुपति पारस एनडीए में है भी और नहीं भी। यानी बीजेपी ने उन्हें एनडीए से अलग नहीं किया है, लेकिन बिहार में एनडीए की मीटिंग में जरूर उन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा है। साफ है, बिहार में आने वाले समय में बड़ा खेल होने वाला है और ये अब जेडीयू की भी समझ में आ रहा है, तो विपक्षी दलों की भी, क्योंकि बीजेपी जहां खुद की सीटें बढ़ाने की कोशिश में है तो वहीं सहयोगी दलों की सीटें कम हो जाएं लेकिन बहुमत हासिल हो जाए, इस पर भी फोकस कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।